रुख करेंगे जयपुर का, जहां पर अमर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाइक में गूंजती आवाज। हाँ, आप लोगों को और जयपुर के प्रेस क्लब को मेरा विशेष धन्यवाद और शुभकामनाएं। जयपुर के प्रेस क्लब से मेरे बड़े पुराने संबंध हैं और आप लोगों का मुझे निरंतर प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। मैं 18 साल लगातार सांसद रहने के बाद अभी कुछ दिन पहले वो कहते हैं ना कि राजनीति का खेल अभूतपूर्व, कभी हम भूतपूर्व कभी तुम भूतपूर्व। तो राजनीति के इस अभूतपूर्व खेल में 18 साल बाद अब मैं भूत बन गया। लेकिन भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य कुलाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। तो मैं वर्तमान में भूतपूर्व सांसद की हैसियत से अमेरिका के राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं बोलना चाहता, मैं उससे भी ऊंची एक हैसियत है, उस हैसियत से अपना भाषण देना चाहता हूं। वो है अमेरिका का एक आम मतदाता, क्योंकि वही राष्ट्रपति बनाता है और बिगाड़ता है। 18 साल बाद किसी भी दल की राजनीति से मुक्त, किसी नेता की राजनीति से ऊर्ध्व मैं आम भारतीय मतदाता बना हूं, जो नरेंद्र मोदी बनाता है और बिगाड़ता है, जो मनमोहन सिंह को बनाता है और बिगाड़ता है, जो शून्य को आकाश में और आकाश में रहने वाले को पाताल में ले जाता है। उस हैसियत से, भारत के एक आम मतदाता की हैसियत से, एक आजाद मनस्थिति के जनमानस के एक साधारण कण के रूप में मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं 18 साल बाद। और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं बोलने जा रहा हूं, और यह मुद्दा बहुत संवेदनशील और बहुत तेजी पकड़ा हुआ है। यह काले धन का मुद्दा है। मेरी समझ से काले धन की उत्पत्ति का स्रोत, काले धन की गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे देश में गोमुख यही है। और जो काले धन की उत्पत्ति यहां होती है, वही हवाला से और अन्य माध्यमों से विदेश पहुंचता है। काले धन के लिए सभी बात कर रहे हैं। चुनाव के दौरान वर्तमान सत्ताधारी दल ने बहुत बात की, बाबा रामदेव ऐसे बाबाओं ने बड़ी बात की। काले धन को न ला पाने के आरोप पर हमारे पुराने मित्र और साथी मुलायम सिंह जी ने गठजोड़ बनाया। उसमें काले धन से लड़ने के पुरोधा के रूप में लालू यादव जी, मुलायम सिंह जी, चौटाला जी का दल, ऐसे जाजल और मान उज्जवल कीर्ति के दल एकत्रित हुए। वह भी आरोप लगा रहे हैं कि काला धन लाओ, देश बचाओ। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में काले धन के बारे में जो घटनाएं सामने आ रही है, एक सामान्य इंजीनियर जिसकी 12 तिजोरी पकड़ी जा रही है, तिजोरी खोलने पर मनोजवाहरातों को देखकर उसका आकलन करने वाले ज्वेलर मूर्छित हो जा रहे हैं। ये जो पप्पू है,
यादव सिंह ये सिर्फ एक व्यक्ति है, इसके पीछे कई पापा हैं। जब तक पप्पू के पीछे के पापाओं का पता नहीं चलेगा, इसके कौन कौन से पापा हैं, तब तक इस पूरे खेल का पर्दाफाश नहीं होगा। यादव सिंह इस पूरे प्रक्रिया का एक मुखौटा है। इस मुखौटे के पीछे वो बड़े बड़े असली लोग कौन है? यादव सिंह एक कठपुतली है। उस कठपुतली की डोर किसके हाथ में, यह चुनौती है। इस कठपुतली की डोर के हाथों तक सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी का हाथ कब पहुंचेगा? मैं बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद खंडपीठ की चीफ जस्टिस के नेतृत्व की अदालत ने एक आदेश दिया था कि 10 साल के अंतर्गत नोएडा में जितनी अनियमितताएं हुई हैं उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं रणजीत सिन्हा जी ने क्या किया। वैसे वो स्वयं करके गए हैं कि मैं तोता हूं, वही बोलता हूं जो हमारा मालिक बोलता है, कहता है। तो मिट्ठू तोते को कहा गया बोलो सीताराम, उसने कहा सीताराम, और सीताराम सीताराम बोलते हुए चला गया। और अब ये मैं नहीं कर रहा हूं, यह उच्चतम न्यायालय भी करी, क्योंकि जितने आरोपी व्यक्ति हैं उनका आवागमन रणजीत सिन्हा के घर पर, जितने आरोपी व्यक्ति हैं उनको छूट रणजीत सिन्हा के द्वारा। इसलिए उच्चतम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की अदालत के निर्णय पर भी कोई कार्रवाई रणजीत सिन्हा की सीबीआई के दौरान नहीं हुई। इस बीच मुझे उड़ीसा के एक्साइज के चीफ कमिश्नर एसके पांड्या मिले और एसके पांड्या ने मुझे पकड़कर बहुत रुष्ट तरीके से कहा कि अमर सिंह जी, अभी भी एसके पांड्या उड़ीसा के चीफ कमिश्नर हैं कस्टमर एक्साइज के, कि अमर सिंह जी आप ऐसे व्यक्ति से मुझे बड़ी निराशा हुई है। आपने एक अपराधी की मदद की। जब यूपीए की सरकार बचाई जा रही थी और उसमें आप प्रणेता थे, तो मैं ईडी में कार्यरत था और एक भ्रष्ट और खराब व्यक्ति के लिए आपने तत्कालीन वित्त मंत्री पर और अधिकारियों से सिफारिश की, जिसके कारण वह बच गया। मैंने कहा वो व्यक्ति कौन है? उन्होंने कहा अशोक चतुर्वेदी और फ्लेक्स। एसके पांड्या आज भी, मैं 1996 के नवंबर में सांसद बना और 1996 के पहले से मैं अशोक चतुर्वेदी नाम के इस व्यक्ति को जानता हूं, जिससे मेरा परिचय उस समय वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री पन्नालाल पुनिया और वर्तमान में कांग्रेस के सांसद ने मेरा परिचय कराया था। और जब मैं सांसद नहीं था उस समय मैंने अशोक चतुर्वेदी के बोर्ड को ज्वाइन किया था और उसमें मैं स्वयं था, पीएल पुनिया साहब थे, आरसी टकुरू थे और बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी रहे प्रभात कुमार भी थे। कालांतर में सोमेश्वर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टमर और एक्साइज के चेयरमैन के पद पर सुशोभित होने वाले थे, सोमेश्वर को घूस देने के आरोप में, रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में सीबीआई ने अशोक चतुर्वेदी की जैसे ही गिरफ्तारी की, वैसे ही मैंने फ्लेक्स के बोर्ड से त्यागपत्र दिया। कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हुए प्रभात कुमार जी जब वो झारखंड के राज्यपाल हो गए तो उन्हें अपने राज्यपाल का पद इसलिए छोड़ना पड़ा कि इतने बड़े अधिकारी सोमेश्वर को घूस देने के आरोपी ने उनके दावतों के खर्च को दिया था, इसके प्रमाण पत्र मिले। एक गवर्नर को त्यागपत्र देना हुआ, एक पूर्व कैबिनेट सचिव को, प्रभात कुमार जी को त्यागपत्र देना हुआ। निरंतर अशोक चतुर्वेदी नाम का यह व्यक्ति
हमारे दल के सभी बड़े नेताओं से, तत्कालीन दल समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से मिलता जुलता रहा और आज भी इसका प्रोटोकॉल अधिकारी ओपी जैन समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेताओं की सेवा में रहता है, सभी बड़े छोटे नेताओं की सेवा में रहता है। समाजवादी पार्टी की जब नई सरकार बनी तो ये व्यक्ति मंच पर था, सफाई में कोई महोत्सव होता है तो यह प्रमुखता से आदरणीय मुलायम सिंह जी के बगल में दिखाई देता है। और पिछले 5-6 वर्षों से और विशेष रूप से जब से इसके घूस कांड की खबर मिली और त्यागपत्र देने के बाद मैंने इससे अपना संबंध विच्छेद कर लिया। नोएडा के कई बिल्डरों ने मुझे बताया कि इसने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, जिसमें मेरा भी नाम उन लोगों ने लिया आपके नाम पर, इसने हम लोगों को बाध्य किया कि नोएडा में हम लोग जो भी काम करें हमारे हर उपक्रम में इसका 50% शेयर हो। आश्चर्य की बात है कि यूनिटेक, अंसल, चड्डा, बिल क्लिंटन के करीबी सन चटवाल का होटल, जितने भी कामकाज नोएडा में एक परिधि में हुए सब में इसी एक व्यक्ति के 50% शेयर है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा घपला है कि एक ही व्यक्ति उसके, और जो इतना विवादित व्यक्ति, इतना ही नहीं, सीबीआई की गाजियाबाद अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव के समेत इस व्यक्ति को भूमि घोटाले में 4 साल की कैद की सजा दी है। लेकिन इसकी कैद की सजा के बावजूद यह स्वतंत्र स्वच्छंद घूम रहा है। रणजीत सिन्हा की सीबीआई ने इसकी बेल को निरस्त करने के लिए कोई उपक्रम नहीं किया और सामान्य अपराध में जो अपराधी पकड़ा जाता है उसका पासपोर्ट अदालत जब्त कर लेती है। सीबीआई ने इसके पासपोर्ट को भी इसे वापस दे दिया है। यह 4 साल के लिए सजा याफ्ता मुजरिम है जो बेल पर है, लेकिन इसका पासपोर्ट इसके कब्जे में है। और यह कहते हैं कि मोइन कुरैशी नाम का विख्यात व्यक्ति, जिसका एपी सिंह सीबीआई के पूर्व निदेशक से गहन संबंध बताया जाता है, मोइन कुरैशी इसका मित्र है। रामपुर का मोइन कुरैशी जो मीट का व्यापारी है, जो अपने आप में विवादित है, मोइन कुरैशी के माध्यम से इसने एपी सिंह की कृपा से और इसका पासपोर्ट भी इसके पास है। यह स्वच्छंद पूरी दुनिया में घूम रहा है। मैंने स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मैं मुलायम सिंह जी से पिछले 3-4 महीने से इसीलिए बात कर रहा हूं। मैं जनेश्वर मिश्र के सभा में गया, वह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। जनेश्वर मिश्र हमारे विरोधी थे और समाजवादी पार्टी से निकलवाने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। और जब जनेश्वर मिश्र की स्मृति में मुझे बुलाया गया तो मैं इतना टुच्चापन और छोटापन नहीं करना चाहता था कि अपने दिवंगत विरोधी साथी की स्मृति सभा में न जाऊं। और वहां पर मैंने मंच पर भी वही कहा जो आज आप लोगों के सामने कह रहा हूं। और जनेश्वर मिश्र जी का आरोप था कि मैं समाजवादी नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी राजनीतिक मामलों में जेल नहीं गया और मैंने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। हमसे कहते थे तुम क्या हो, मैं कहता था मैं मुलायमवादी हूं। तो मैंने उस बयान को तो खूब छापा, लेकिन किस संदर्भ में मैंने कहा यह नहीं छपा। लेकिन मैंने इस संदर्भ में यह कहा था कि जनेश्वर जी से मेरी बात होती थी। मैंने यह भी कहा अपने जीवन में उनके पास 4 बिस्वा जमीन नहीं थी, मरने के बाद 4,000 एकड़ जमीन उनको प्राप्त हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट आपको कि जनेश्वर मिश्र की सभा में भी मैंने कहा था इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं। तत्पश्चात जब हमारी दूसरी मुलाकात हुई तो मैंने मुलायम सिंह जी से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी बुलाने के लिए कहा। वहां पर भी हमने नोएडा के घोटाले के बारे में उनको संज्ञान में ले आने का पूरा काम किया और मुलायम सिंह जी हमसे सहमत हुए। मैं आज ये सत्य कहना चाहता हूं कि द्रोणाचार्य अच्छे आदमी थे, कौरव पांडव दोनों के गुरु थे, भीष्म भी अच्छे थे, कर्ण भी अच्छे थे, विदुर भी अच्छे थे। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वो चुप रहे।
इस कारण इतिहास उनको दोषी मानता है। मैं आज अगर चुप रहूंगा तो दिनकर जी ने कहा था, जो तटस्थ समय लिखेगा उसका भी इतिहास। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरे पत्रकारों ने और समाजवादी पार्टी के कुछ कुटिल नेताओं ने इसका प्रचार किया कि अमर सिंह लॉबिंग कर रहे हैं अपने राज्यसभा के पुनर्नामांकन के लिए। मैं क्षत्रिय हूं, मेरे लिए स्वाभिमान से बढ़कर के कोई चीज नहीं। 12 बरस लो कुकुर जी है, 16 बरस लो जी सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। मैं समाजवादी पार्टी में जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। जिस तरह से उस समाजवादी पार्टी में, जिस समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि कारगिल की सरहद पर मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, उस समाजवादी पार्टी में जिसके नेता कहते हैं कि मुलायम सिंह के जन्मदिवस का खर्चा दाऊद इब्राहिम, कसब और अबू सलीम ने दिया है, उस समाजवादी पार्टी में, जिस समाजवादी पार्टी में आरके जैन नाम के एक ठेकेदार को पूरे उत्तर प्रदेश का 90% जल निगम का ठेका मिलता है, उस समाजवादी पार्टी में अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी ये सब कुछ जो हो रहा है उसका, उस बग्घी में मुझे भी बैठना पड़ता है, जिस बग्घी के, जिस आयोजन के लिए आयोजनकर्ता ने कहा ये दाऊद के पैसे से हो रहा है, ये कसाब के पैसे से हो रहा है। ये मेरे संस्कार नहीं है, ईश्वर की कृपा है, भगवती माई का आशीर्वाद है कि मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस मुलायम सिंह को मैं जानता हूं, वह मुलायम सिंह पैसे के पीछे भागने वाले मुलायम सिंह नहीं थे। 5 साल पहले तक जिस मुलायम सिंह को मैं जानता हूं, और हर सभा में जो मैंने अखिलेश यादव की उपस्थिति में की, मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को डांटा, सार्वजनिक रूप से भी मुलायम सिंह अखिलेश यादव को डांटते रहे और कहा यह भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए, यह जरूर मैं कहूंगा। बाहर निकलने के बाद पत्रकारों ने कहा कि आप समाजवादी पार्टी में राज्यसभा के नामांकन के लिए आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि हंगामा 1 नंबर पर, मुलाकात ही तो की है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। समाजवादी पार्टी के में राज्यसभा में जाने का कोई मेरा इरादा नहीं है, रिकॉर्ड पर है। उसके बाद तीसरी मुलाकात हमारी हुई, तीसरी मुलाकात भी 2 घंटे 3 घंटे की हुई, उसमें भी मैंने ये मुद्दे उठाए। लेकिन मैं भूल गया कि नीरा यादव और अशोक चतुर्वेदी को जब 4 साल की सजा हुई, गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सजा दी, तो गाजियाबाद के दासरा में जब वो बंद हुए, तो उन्हें देखने अखिलेश यादव गए थे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री है, उस समय भले ना रहे हों, तो उनके कोई घनिष्ठ संबंध होंगे, तभी तो अशोक चतुर्वेदी और नीरा यादव को, जो भ्रष्टाचार के आरोप में 4 साल की सजा काटने दासरा जेल में पहुंचे थे, वह देखने गए थे। तो इस प्रशासन से किसी न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी को, काले धन पर बनी एसआईटी को, यह पूरा विवरण जो आपको मैं कह रहा हूं मैं सौंप दिया हूं, और मुझे आश्वस्त किया गया है कि इसकी भी जांच होगी। और 3.5 साल पहले जो समाजवादी पार्टी के पूर्व शासनकाल में, उसके पहले अशोक चतुर्वेदी की बैलेंस शीट क्या थी, उस 3.5 साल में बैलेंस शीट क्या हुई। आज आप यादव सिंह की बात बोल रहे हैं, अशोक चतुर्वेदी के पास क्लब 1 नाम का एक जहाज का बेड़ा है, जिसमें एक नहीं 5-5 जेट है। हीरे दिखते हैं, ये जेट नहीं दिखते। इसका स्रोत क्या है? और पत्रकार वार्ता करने से पहले मुझे एक साथी ने सलाह दी कि आप खतरे से खेल रहे हैं, आपके 2 छोटे बच्चे हैं, अगर आप इन माफियाओं के बारे में कुछ कहेंगे, आज आपके पास सुरक्षा है, जेट प्लस सुरक्षा है, कल यह सुरक्षा केंद्र सरकार हटा ले, तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। मैंने जब एसआईटी को ये लिखित सहायता दी थी, शिकायत की थी, तो मैंने कहा था कि विसल ब्लोअर के रूप में यह जो मैं पूरा सब कुछ आपको दे रहा हूं, इसको आप गुप्त रखिएगा, वरना मेरे प्राणों पर खतरा होगा। लेकिन एसके पांड्या ने जब मुझे बताया, नोएडा के बिल्डरों ने बताया कि किस तरह से नाम का दुरुपयोग करके, और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं विनम्रता से, अशोक चतुर्वेदी के इन काले कारनामों में, इन तमाम साझेदारियों में मेरा अगर 1 रुपए का भी, 1 पैसे का भी शेयर हो, तो मैं जो चोर की सजा वो पाने के लिए प्राप्त हूं। 1 रुपए का शेयर नहीं हमारा।
और इस बात की जांच के लिए मैं बार बार मुलायम सिंह जी से और अखिलेश यादव से मिलता रहा, लेकिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी अगर दासला जेल में इसकी कुशल क्षेम पूछने जा रहे हैं, उन्होंने यह कहा था कि 6 दिसंबर को अंकल मैं आऊंगा और आपसे मिलूंगा, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। तो ये घटना सिर्फ इंजीनियर की नहीं है। Cobra.com ने, आप पत्रकारों को मैं बधाई देना चाहता हूं, आपने नोएडा के बिल्डरों से बातचीत करते हुए उनकी आवाज ली है जिसमें वो कह रहे हैं कि काला धन दो और सफेद करो, वो पोस्टेड है। नरेंद्र मोदी जी कुछ करें, मुलायम सिंह जी कुछ करें, अखिलेश जी कुछ करें और सुप्रीम कोर्ट की SIT कुछ करे तो बात है। और मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि अमर सिंह जी बीजेपी में जाएंगे। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि आने वाले 1 दशक तक मैं कोई पद नहीं लूंगा, अगर मिलेगा तो भी नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं कोई पद लूंगा तो कहा जाएगा कि मैं स्वार्थी हूं, मैं किसी स्वार्थ के अंतर्गत, किसी लोलुपता के अंतर्गत मैं कुछ कह रहा हूं। मैं स्वच्छंद और स्वतंत्र हूं और मैंने जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के विरोध की राजनीति की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से किसी पद की आकांक्षा करना यह बिल्कुल मेरी बेवकूफी होगी और किसी स्थान की अपेक्षा रखना मूर्खता। लेकिन एक भारतीय नागरिक की हैसियत से अगर मुद्रास्फीति 7.5% से 1.5% हो गई, अगर भारतीयों को, अगर विदेश से आने वाले लोगों को अराइवल वीसा की बात की जा रही है, अगर गिरता हुआ रुपया और भागता हुआ डॉलर स्थिर हो गया है, अगर पेट्रोलियम और डीजल की दाम कम हो रहा है, अगर किसान बचत पत्र अधिक ब्याज पर किसानों के लिए मुहैया कराए जा रहे हैं, अगर योजना के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग के स्थान पर एक विकल्प की स्थापना हो रही है, अगर मेक इन इंडिया का नारा लगाया जा रहा है और संकल्प किया जा रहा है, अगर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को हम खर्च दे रहे हैं, नेहरू जी ने व्यवस्था करवाई थी, फिर भी काराकोरम हाईवे बन गया, फिर भी कश्मीर की नीति सफल नहीं हुई, फिर भी कश्मीर में चुनाव के नाम पर धांधली होती रही, और अगर एक दिवाली बिताने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद और हमलों के बावजूद वहां की जनता डर नहीं रही है, 70% मतदान हो रहा है, जीते कोई भी, ये अपने आप में क्या उपलब्धि नहीं है? मैं इन उपलब्धियों की क्या बुराई करूं? एक भारतीय होने के नाते मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके कार्यों की तारीफ कर रहा हूं, और अगर आप कोई बुराई मिले, पूरे प्रकरण में आज तक मुझे एक बुराई साध्वी निरंजन ज्योति के बयान की मिली है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, रामजादा और हरामजादा बयान की घोर निंदा करता हूं, और इस तरह के बयान का समर्थन मेरा ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन निरंजन ज्योति के इस बयान की निंदा नरेंद्र मोदी जी ने भी की है, उन्होंने भी क्षमा मांगी है। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने धर्मनिरपेक्ष पुराने साथियों से, कि जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने सहारनपुर में नरेंद्र मोदी की गर्दन काट करके उस पर इनाम की घोषणा की थी मसूद ने, तब किसी ने काली पट्टी मुंह पर क्यों नहीं बांधी? काली पट्टी तब भी बांधनी चाहिए थी। जब धर्मनिरपेक्ष लोगों ने, हमारे पुराने नेता और साथी मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाते हुए जब दाऊद और कसब अबू सलीम का नाम लिया था, तब क्यों नहीं काली पट्टी बांधी? जब यह बयान आया कि भारत माता डाइन है, तब क्यों नहीं काली पट्टी बांधी? जब यह बयान आया कि कारगिल पर मरने वाले लोग, शहादत देने वाले लोग सिर्फ मुसलमान थे, अब्दुल हमीद मुसलमान नहीं है, अशफाकुल्ला खान मुसलमान नहीं है, मुल्क के लिए मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था हिंदुस्तानी। जरा याद करो कुर्बानी। सरहद पर मरने वाले सिपाही की जात नहीं होती, हिंदुस्तान के लिए मरने वाले की जात नहीं होती, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं तो चाहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता दे, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी दे, तब ऊपर काली पट्टी क्यों नहीं बांधी जाती? काली पट्टी निरंजन ज्योति साध्वी के रामजादे और हरामजादे पर भी बननी चाहिए और उस पर भी बननी चाहिए। और मैं ही नहीं, अब बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति जो 1956 में पैदा हुए, जो 1949 से जो लड़ाई लड़ रहा है हमारे जन्म से पहले से, वह व्यक्ति भी
अब आम सहमति के आधार पर एक समझौते की बात कर रहा है। तो जब देश में एक बदलाव आया है, एक नई पीढ़ी का मतदान हो रहा है, अब लोगों को रोटी कपड़ा और मकान की अपेक्षा है, इस स्थिति में आलोचना के लिए आलोचना करना यह एक अच्छी चीज नहीं है। इसलिए एक भारतीय नागरिक के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली से प्रभावित एक आम मतदाता के रूप में मैंने उनकी प्रशंसा की, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के निरंजन ज्योति की बुराई की है। लेकिन सिर्फ निरंजन ज्योति की बुराई नहीं, मैंने कांग्रेस के उम्मीदवार की भी बुराई की है जिसने नरेंद्र मोदी की गर्दन काटने की बात की थी। मैंने आजम खान के उस बयान की भी बुराई में कर रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा कि कारगिल में सिर्फ मुसलमानों ने शहादत दी है। वो उन्होंने भारत माता को डाइन कहा, उसकी भी बुराई कर रहा हूं। दाऊद इब्राहिम और कसब और अबू सलीम का उन्होंने नाम लिया, उसकी भी बुराई कर रहा हूं। काली पट्टी अगर बांधी है तो हर तरह की कट्टरता के लिए बांधनी पड़ेगी। बस अमर सिंह जी, एक चीज बताइए, आपके जिस तरह के पहले वक्तव्य आते रहे हैं, ये अचानक आपने राष्ट्रवाद कैसे जाग गया? पहले मैं स्वार्थ में था, दल का स्वार्थ, दल के नेता का स्वार्थ। ठीक उसी तरह से जिस तरह से भीष्म को पता था कि द्रौपदी को नंगा करना गलत है, कौरव बेईमान है, लेकिन फिर भी वह हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए थे। तो मैं भी एक राजनीतिक दल के विचारधारा से, सिंहासन से, नेतृत्व से बंधा हुआ था, आजाद नहीं था। और स्वार्थ तो अगर दलीय निजी स्वार्थ हो तो क्षुद्रता है, निजी क्षुद्रता है। दलीय स्वार्थ हो तो दलीय स्वार्थ है। और अगर पूरे देश का स्वार्थ है तो वह स्वार्थ नहीं, वह राष्ट्र की बात है। लेकिन राष्ट्र का स्वार्थ भी तो स्वार्थ है। आज कश्मीर की समस्या के प्रति जो प्रधानमंत्री जागरूक है, यह राष्ट्र का स्वार्थ है। आज उन्होंने काले धन के बारे में जो आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, मुझे आश्चर्य कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्यों नहीं कोई बोलता कि ऑस्ट्रेलिया में G20 देशों में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए मजबूर किया है कि काले धन की सूचनाओं की हिस्सेदारी हो। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बच्चा पैदा होने में भी 9 महीना लगता है, धीरे धीरे रेमडा धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल हो। आपने कहा कि अखिलेश जो है वो जेल में मिलने गए थे मीरा यादव और अग्रवाल से, अशोक चतुर्वेदी। आपको लगता है कि ये पप्पू के पापा उस परिवार में भी है? देखिए, ये बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह काम SIT का है। पप्पू के पापा कौन है यह तय करना SIT का काम है, और SIT सुप्रीम कोर्ट की है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की SIT ये काम कर रही है तो ये सब जुडिस हो गया। हमारे संपादक वासेंद्र मिश्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। वासेंद्र जी, जिस तरीके से अमर सिंह ने गंभीर आरोप यूपी सरकार पर, कार्यशैली पर और एक सिर्फ मोहरा और चेहरा यादव सिंह को बताया है, क्या हम समझें कि जड़ तक अभी बहुत पहुंचना है और कह सकते हैं कि हर कोई सलाखों के पीछे हो सकता है अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो? देखिए, अमर सिंह की बात को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अमर सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत नजदीक से जानते हैं मुलायम सिंह यादव को, समाजवादी पार्टी को, अशोक चतुर्वेदी को, और नोएडा की कार्यशैली को भी वे जानते हैं। अमर सिंह पिछले 18 साल लगातार पावर सेंटर में रहे, और अमर सिंह उन सभी तरह के फैसलों को करीब से देखते रहे जिसके चलते कि नोएडा अथॉरिटी पिछले लगभग 1 दशक से चर्चा में है। तो अगर अमर सिंह किसी के बारे में कोई बात कह रहे हैं तो उस बात में सच्चाई है, उसमें दम है। और जहां तक रही बात आर्थिक भ्रष्टाचार की और नोएडा अथॉरिटी में तैनात लोगों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की, तो उसमें भी काफी सच्चाई है, क्योंकि अमर सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालती फैसलों का भी जिक्र किया है, CBI की जांच का भी जिक्र किया है, और उसके जरिए उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से नोएडा अथॉरिटी में तैनात अधिकारी और नोएडा अथॉरिटी को रिमोट से चलाने वाले कुछ व्यवसायी भ्रष्टाचार को अंजाम तक पहुंचाते थे। अच्छा वासन जी, ये जानना चाहेंगे क्या इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीजेपी को बल मिला है, जो अभी आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री ने ज्यादा इंतजार कर दिया, सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री भी आ गए?
देखिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, उन सभी लोगों को एक मौका मिला है उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करने का। जो लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि यादव सिंह के भ्रष्टाचार का खुलासा होते ही उत्तर प्रदेश सरकार यादव सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करेगी, लेकिन कार्रवाई में जिस तरह से विलंब हुआ है वह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार को आलोचना के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है। अगर बीजेपी इस मौके का राजनीतिकरण कर रही है, बीजेपी इस राज्य सरकार की कमजोरी का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, तो इसमें कहीं से कोई गैर मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, वासिन जी, अमर सिंह ने अशोक चतुर्वेदी, मोइन कुरैशी के भी नाम लिए। ये भी बताया कि सीबीआई ने अशोक चतुर्वेदी को बचाया। ईडी के पास जो कॉल डिटेल है उसमें कई सियासतदान और अफसरशाह के नाम शामिल हैं और यादव सिंह के कई करीबियों के नाम शामिल है। आपको लग रहा है कि ये महज ये जो घोटाला है 954 करोड़ तक सीमित है? ये जो देश का पैसा है, जो काले धन की जड़ है, वो देश से ही पनप रही है और ये कितना गंभीर केस हो सकता है? इसमें सिर्फ अमाउंट का नहीं है, सवाल घोटाले का है। और घोटाले से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण सवाल है वह इस घोटालेबाजों को कहां से राजनीतिक संरक्षण मिलता है, कहां से एडमिनिस्ट्रेटिव संरक्षण मिलता है, कौन लोग हैं जो इन घोटालेबाजों को रिमोट से चलाते हैं और इस घोटाले की रकम को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसका पता लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अमर सिंह ने जो खुलासा किया है उसमें सबसे ज्यादा जो काबिले तारीफ बात है वो ये है कि वे खुद एक पार्टी बन गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने इस सभी घोटाले से जुड़ी हुई जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गठित एसआईटी है उसको दे दी है। तो यह एक अपने आप में बेहतर और हम कह सकते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसको अंजाम तक पहुंचाने में।